जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है और अपने एग्जाम से पहले आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो आपकी वाकई में किस्मत बहुत अच्छी है कि आपकी नजर इस वीडियो पर पड़ी, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं हूबहू आपको साथियों एग्जाम में आपके दिखेंगे। यानी कि आप अगर अपनी शिफ्ट में साथियों ये समझ लीजिए पास होना चाहते हैं, 80% आप सवालों को बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो इस पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने साथियों बिल्कुल एग्जाम के लेवल यानी कि जैसा आपका एग्जाम आएगा वैसे ही क्वेश्चन साथियों तैयार किए हैं, क्योंकि समय आपके पास अब नहीं है तो वही आपको दूंगा, वही आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले साथियों जीएस के हम लोग देखेंगे 25 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा साथियों इंग्लिश की अगर बात करें 25 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अगर बात करें पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी कहा जाता है ये किस राज्य में है? तो ये केरल में है, जिनका आंसर यहां पर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये कहां पर है? तो ये तो नई दिल्ली में। कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं आगा खां कप किस खेल से संबंधित है तो हॉकी के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सुल्तान जौहर कप ये किस खेल से साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि सुल्तान जौहर कप किस खेल में साथियों दिया जाता है आपसे पूछा जा रहा है तो ये हॉकी में दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आएगा और ये डायरेक्ट अगर सवाल आपको देखने को मिल जाए तो जीवक आपको लगा देना है आंसर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है मुझे बताइए। तो पारसी धर्म के संस्थापक की जब हम बात करते हैं साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे जरथुस्त्र हैं। कौन है साथियों? जरथुस्त्र नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, यही पारसी धर्म के संस्थापक है। कहीं कहीं पर साथियों नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी के तरीके का अगर नाम आता है तो आपको वही चयन करना है। देखिए जैनावस्था ये किस पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि किस धर्म का ये ग्रंथ है? तो मैं कहूंगा ये तो पारसी धर्म का ग्रंथ है, यानी कि पारसियों का ग्रंथ है जिसका नाम है जैनावस्था। अगले नंबर का सवाल है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो किसने ये काम किया था? ये काम मंगल पांडे ने किया था, इसलिए राइट आंसर आपका जिनका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो किसके द्वारा किया गया था? जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है बताइए। अब इन चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों, पटना, कोलकाता, रानीखेत, मुरादाबाद। किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? तो मैं कहूंगा रानीखेत की ऊंचाई सबसे अधिक है। सही जवाब आपका सी के साथ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? सवाल बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों पाक जल संधि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? यानी कि पूर्व का एथेंस किसको कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मदुरै की जब हम बात करते हैं मदुरै को ही साथियों पूर्व का एथेंस कहा जाता है। जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो लिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सिंधु की बात करें, सिंधु क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नहीं साथियों, कावेरी की जब हम बात करते हैं तो कावेरी नदी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ मुझे बताइए। यानी कि क्या आपका सही जवाब हो सकता है? तो मैं कहूंगा अगर आपका जवाब 1905 है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, क्योंकि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में ही साथियों पास हुआ था। अगला सवाल है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है साथियों? 6 वर्ष का होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए।
तो कितनी है साथियों? 245 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो अगर ये डायरेक्ट आपसे सवाल आ जाए तो 15 वर्ष आपको बता देना है। क्या भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो किसको याद किया जाता है साथियों? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को याद किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? तमिल भाषा की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिल भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगले नंबर का सवाल है कि वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, मनीला की अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है। उसके बाद देखिए हाल ही में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है साथियों? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 24वां मदर टेरेसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कहां आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है साथियों? दुबई में आयोजित किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस बार SSC MTS के एग्जाम में 100% सिलेक्शन लेना, देखिए एक होता है कि आप सिलेक्शन से बिल्कुल नजदीक हैं, आप 1 नंबर आधा नंबर 1/4 यानी कि आधे का आधे नंबर से रह जाएं। एक होता है साथियों 2 नंबर से, 3 नंबर से, एक होता है 5 नंबर से रह गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये झंझट ही आपके एग्जाम से निकल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कट ऑफ से भैया आप कट ऑफ से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें। मैं तो ये चाहता हूं कि कोई दिक्कत ही ना हो, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो कट ऑफ से, और जब आप अपने एग्जाम देकर अपने घर पर आओगे तो फिर कट ऑफ आप नहीं चिल्लाओगे ना, कट ऑफ की आपको वीडियोस देखना पड़ेंगी। तो पेपर ऐसा करके आओ कि ये समझ लीजिए शपथ पत्र पे आप लिख दो उसी समय कि पेपर मेरा क्लियर है। ऐसे तैयारी करके जाओ, ऐसे पढ़ के जाओ, ठीक है ना, क्योंकि साथियों इसमें मैं सब कुछ कराता हूं, मैं बार बार क्लास आपको नहीं दे सकता, मैं एक ही क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा देता हूं। तो ये डेली वाली आप लोग साथियों जरूर लिया कीजिए, और एक जीएस के साथियों मैं क्लास एक कराता हूं, क्योंकि इस बार जीएस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो उसकी क्लास को भी साथियों आप लोग जरूर देखा करिए। और जो पिछली SSC MTS के लिए मैं क्लास करवा चुका हूं उनको भी आप लोग जाकर देखेंगे। खैर अभी तो हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे साथियों इंग्लिश के, क्योंकि आपको भी पता है इस बार इंग्लिश आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो SSC MTS में इस बार कैसी इंग्लिश आएगी ये मैं आपको साथियों अब दिखाने यहां पर जा रहा हूं। देखिए अगर बात करते हैं कि भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है, तो भारत और श्रीलंका के बीच हुई है। साफ साफ मैंने यहां पर देख लिया कि यात्री नौका सेवा की बात आई है, तो और अपना भारत दे रखा है, तो जाहिर सी बात है श्रीलंका ही आंसर होगा। सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों, एक नैनो सेकंड में सवाल को पहचानिए और उसका बहुत अच्छे तरीके से क्या आप साथियों आंसर बता दीजिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम की जब हम बात करते हैं, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, यानी कि इसका उल्टा आपको बताना है, इसका विलोम आपको बताना है। यानी कि हेसिटेट का आपको उल्टा बताना है क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेसिटेट का मतलब क्या होता है साथियों। हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। क्या हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, इसका अपोजिट क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल अब यह है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों डिले का मतलब होता है भाई कि देरी हो गई, ऐसे करके होता है ना, तो वो तो इसका विलोम नहीं होगा। वेवर की अगर बात करते हैं, वेव का मतलब होता है लहर, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं एडवांस की, अगर साथियों बात करते हैं, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना, बिल्कुल साथियों। हिचकिचाना, अब कोई हिचकिचा रहा है लेकिन नहीं, अब कोई बेबाकी से आगे बढ़ रहा है, तो यही तो इसका एंटोनिम होगा, यही तो इसका विलोम होगा। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन की अगर बात करें, इसमें से गलत वर्ड आपको बताना है साथियों, कौन सा है बताइए। देखिए रोटेट की अगर बात करते हैं ना,
रोटेट का मतलब होता है साथियों घुमाना, किसी चीज को घुमाना यानी कि किसी चीज को रोटेट करना, ठीक है। अगर बात करते हैं साथियों, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रोटेन की अगर बात करते हैं, रोटेन का मतलब होता है कोई चीज जब सड़ जाती है ना तो उसको कहते हैं भाई ये तो सड़ा हुआ है, यानी कि रोटेन है, ठीक है। रॉबरी की अगर बात करें, हाँ देखिए रॉबरी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, रॉबरी की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं साथियों, ROBBERY, यानी कि डबल बी आना चाहिए, यहां पर तो सिंगल बी है। तो कौन से वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी, सी वाले की, ऑप्शन नंबर सी वाले की स्पेलिंग गलत है और यही आपका राइट आंसर। बाकी राउंड की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ईडियम की अगर बात करते हैं, ये मुहावरा है, इसका मतलब है कि आपको एक मुहावरा दे रखा है, क्या आपको एक मुहावरा दे रखा है, ये टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, इसका मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो टू ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करें तो कोई नई खोज करना। जब कोई नई खोज करता है तो उसको क्या कहा जाता है, टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन में से देखकर एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो नई खोज करने की इंग्लिश है, मुझे बताइए। टू इनोवेट मतलब इनोवेट करना, खोज करना, ये होगा, बिल्कुल लग तो यही रहा है। टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब थोड़ी ना होगा। टू स्टार्ट डिगिंग, डिगिंग भी नहीं होगा। टू लुक फॉर ए न्यू बिल्डिंग, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा साथियों टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, यानी कि किसी नई चीज की खोज करना, जिसको हम लोग इनोवेट भी कह सकते हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इंग्लिश आपकी मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि इंग्लिश के 25 में से 25 सवाल आप बिल्कुल ठीक करें तो एग्जाम तक, अपने एग्जाम तक साथियों इस प्रकार की वीडियो आप लोग देखते रहेंगे। मेरा मानना है कि एसएससी एमटीएस तो सबसे छोटा आपका एग्जाम है, सबसे नीचे दर्जे का एग्जाम एसएससी में यही है, और इसको पास कराना तो ये समझ लीजिए चुटकियों का खेल है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा, उसको उसका आपको जवाब देना है एक वर्ड में, इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश, यानी कि बहुत ढेर सारी फिश हैं, स्विमिंग टुगेदर, जो तैर रही हैं, क्या जो तैर रही हैं। तो यहां पर साथियों ए लार्ज नंबर और फिश कह सकते हैं साथियों मछलियों का समूह, क्या हम लोग कह सकते हैं मछलियों का समूह कह सकते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन बताइए जिसका मतलब होता है मछलियों का समूह। देखिए हर्ड की अगर बात करते हैं, हर्ड का मतलब होता है झुंड, मछलियों को मछलियों का झुंड नहीं कहते हैं साथियों कभी भी, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों, देखिए प्राइड की अगर बात करें, ये तो शेरों का समूह हो जाता है, ये तो शेरों का समूह हो जाता है साथियों। अगर गैगल की अगर बात करें तो जो डक्स होती है, डक का समूह एक तरीके से गैगल कहलाया जाता है। लेकिन शोल की जब हम बात करते हैं तो साथियों मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो शोल कहा जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए। द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर। अब यहां पर खाली जगह है, आपको बताने इस खाली जगह में ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आएगा साथियों, मुझे देखिए और बताइए, यानी कि क्वेश्चन को देखिए मुझे नहीं, और क्वेश्चन को देखकर आंसर आप लोग बताइए। चलिए देखिए, द टीचर आस्क अस टू राइट आवर आंसर, यानी कि टीचर पूछ रही है हमसे, राइट लिखो, अपना आंसर लिखो, हमारा आंसर लिखो। क्या साथियों यहां पर लिखा हुआ है लाफेबली। लाफेबली की अगर बात करें मजाक के तौर पर, क्या वो टीचर ये कहेगी मजाक के तौर पर अपना आंसर लिखो, नहीं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों लेटेंटली। लेटेंटली मतलब थोड़ा सा गुप्त रूप से, तो कि अपना आंसर लिखो गुप्त रूप से, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों लाउड एबली। लाउड एबली का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय तरीके से अपना आंसर लिखो। या साथियों यहां पर लिखा हुआ है लेजिबली। लेजिबली का मतलब होता है साथियों स्पष्ट, मतलब साफ साफ, स्पष्टता से अपना आंसर लिखो। तो मैं कहूंगा साफ साफ अपना आंसर लिखो, यानी कि स्पष्टता से अपना आंसर लिखो, ये टीचर कह रही होगी। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि रत्ती भर का भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये सब साथियों क्वेश्चंस जो है ना, ये सब आपके संभावित क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। तो इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। एक एक सवाल आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये समझ लीजिए। एक एक सवाल की अगर बात करें ना, तो एग्जाम में क्योंकि एक एक सवाल से सिलेक्शन रुक जाता है और एक एक सवाल से सिलेक्शन हो जाता है, तो किसी भी सवाल को आपको बिल्कुल छोटे में हल्के में नहीं लेना है। अब देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। इसके मतलब की अगर बात करें, इसका मतलब होता है साथियों सेम मीनिंग, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। तो प्लीड का आपसे पूछा जा रहा है कि सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम क्या हो सकता है। किसी से आप निवेदना करते हैं, क्या करते हैं,
किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से आप निवेदन करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्लीड। क्या कहा जाता है? उसको प्लीड कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना है कि जिसका मतलब होता है निवेदन करना, जिसका मतलब होता है निवेदन करना। तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, रिप्लाई का मतलब होता है निवेदन करना नहीं, रिपीट का मतलब होता है निवेदन करना नहीं, रिफ्यूज का मतलब होता है निवेदन करना नहीं। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, रिपीट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। मैं कहूंगा प्लीड का सिनोनिम जो होगा वो रिक्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लीड का मीनिंग भी होता है निवेदना करना और रिक्वेस्ट का मतलब भी होता है निवेदन करना। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, बहुत डीपली मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी कि अगर इंग्लिश में आप महारती बनना चाहते हैं तो इस क्लास को देख लीजिएगा अपने एग्जाम तक, ठीक है ना। और अभी तो साथियों रीजनिंग का मजा आपको चखना है, अभी आपको मैथ का मजा चखना है। आपने अभी तो साथियों सिर्फ जीएस का मजा चखा है। एक क्लास, और ऐसी एक क्लास जिसमें पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा, पूरे सिलेबस की मैक्सिमम चीजें कवर होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिटेस्ट यहां पर शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड डिटेस्ट की अगर बात करें साथियों, डिटेस्ट का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर डिटेस्ट का मतलब क्या होता है। तो किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, इसको कहा जाता है साथियों डिटेस्ट। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? किसी से प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, ठीक है ना, या किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी से एक तरीके से प्यार करना, मोहब्बत करना, इज्जत करना भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए, एबोर की अगर बात करें, इसका मतलब भी यही होता है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, सेम मीनिंग। रिजेक्ट की अगर बात करें, किसी का मना करना, ये भी नहीं होगा। हेट मतलब नफरत करना, ये भी नहीं होगा। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, और एडोर का मतलब क्या होता है साथियों? किसी की रिस्पेक्ट करना होता है एडोर का मतलब। तो कहीं ना कहीं ये इसका एंटोनिम होगा, और एंटोनिम होगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करिए, फिर एक घंटे जैसा निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथियों, आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताना है, जो 4 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, मुझे बताइए। चलिए, क्या यहां पर साथियों आपका सही जवाब होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर एक तरीके से चौथे नंबर पर शब्द लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की जब हम बात करते हैं साथियों, अब देखिए यहां पर ई नहीं आएगा, यहां पर आई आएगा, आई आएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि भाई कोई चीज तेजी लाना, तेजी से काम करना। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर ए आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है? भाई सावधानियां बरतना, ठीक है ना, सावधानियां बरतना। लेबलिंग की अगर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर छोटा है तो हम उसको भाई कह दे नाटा, अगर कोई लंबा है तो हम उसको कह दे भाई लंबू, लंबा कहाँ जा रहा है, तो ये लेबलिंग कहलाया जाता है, यानी कि इसको नामकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामकरण कहा जाता है। तो लेबलिंग का स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई, मैं कहूंगा साथियों सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि लेबलिंग की अगर बात करते हैं यहां पर ई आता है, ए नहीं आता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोसीड्यूर की स्पेलिंग मुझे बिल्कुल सही लग रही है, यानी कि आपका सही जवाब जो होगा साथियों वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसमें क्या है साथियों? शिल्पी हैज ए कीन, क्या शिल्पी हैज ए कीन इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए यहां पर कुछ मिसिंग है। शिल्पी हैज, अब ये बन गया, ठीक है, इंटरेस्ट के बाद साथियों ये बन गया, और लर्निंग के बाद ये बन गया। आपको बताने की इसमें से दिक्कत आपको कहां पर लग रही है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें, शिल्पी हैज ए कीन इंटरेस्ट ऑफ, देखिए यहां पर ऑफ नहीं आना चाहिए था, यहां पर इन आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद प्रपोजिशन इन आपका आना चाहिए था। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपकी इसमें है, ऑफ नहीं बल्कि इन आना चाहिए था। पूरा सेंटेंस होता कि शिल्पी हैज ए कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि क्रूएल की अगर बात करते हैं साथियों, इसका आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। अरे भाई, जिसमें दया नहीं होती है उसको क्रूएल कहा जाता है, तो इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पोलाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि पोलाइट किसको कहा जाता है? जो बहुत अच्छे से बात करे, आराम से बात करे, जो सभ्य व्यक्ति हो, जो बहुत नरम मतलब अच्छे मिजाज से बात करे, उसको पोलाइटली कहा जाता है, ठीक है। मिल्ड की अगर बात करते हैं, मिल्ड का मतलब होता है कोमल,
उसके अलावा अगर इजी की बात करें, इजी का मतलब होता है आसान, लेकिन ब्रूटल की अगर बात करें, ब्रूटल का मतलब होता है साथियों क्रूर। तो कहीं ना कहीं ये एक दोनों आपस में सेम मीनिंग है, यानी कि सिनोनिम है। सिनोनिम है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपके सामने साथियों सवाल लिखा हुआ है कि हिज कंडीशन वाज सो क्रिटिकल दैट ए सीनियर डॉक्टर, अब यहां पर आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा, परफॉर्म द ऑपरेशन, बताइए। अब यहां पर माई सेल्फ आएगा, इट सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ आएगा, तो मैं कहूंगा यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, हिमसेल्फ यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू ब्रेक इनटू टीयर्स। टू ब्रेक इनटू टीयर्स की जब हम साथियों बात करते हैं, टू ब्रेक इनटू टीयर्स, इसकी अगर बात करते हैं, इसका मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अचानक रोना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अचानक रोना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ब्रेक इनटू टीयर्स, यानी कि अचानक कोई अगर रोने लगता है तो कहा जाता है भाई टू ब्रेक इनटू टीयर्स, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, अब इसका मतलब क्या होगा, टू क्राई सडनली, ये मतलब होगा, ठीक है। टू फिडजेट नहीं होगा, पैनिक भी नहीं होगा, टू बी अफ्रेड ऑफ भी नहीं होगा, तो मैं कहूंगा टू क्राई सडनली यहां पर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द ऑफ स्टूडेंट्स, बताइए। चलिए साथियों देखिए, अब खाली जगह में आपको बताना है साथियों कौन सा वर्ड यहां पर आ सकता है, मुझे बताइए। देखिए म्यूजिक इज हेल्पफुल मतलब म्यूजिक मदद करता है इंप्रूव करने में स्टूडेंट्स की क्या अट्रैक्शन, स्टूडेंट्स का करने में मदद करता है, मैं कहूंगा नहीं। ट्रांसफिगुरेशन भी नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं, कंसंट्रेशन साथियों ये आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट। तो खाली जगह में साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला आपका वर्ड आना चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, गिवन इडियम। टू ब्रेक लूज, तो अगर बात करते हैं साथियों टू ब्रेक लूज का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई फंसा है, अगर वो बच निकल रहा है, क्या वो बच निकल गया, क्या वो बच निकले की अगर बात करें, मान लीजिए कोई बच निकला तो उसको कहा जाता है टू ब्रेक लूज, ठीक है ना। अब आपको बताने साथियों इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्केप, टू लेट गो, टू यूनिट नहीं साथियों, मैं कहूंगा बच निकले को भी एक तरीके से टू स्केप कहा जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, दिस एंटिक्यू स्कल्पचर इज इंडीड, यानी कि आपको खाली जगह यहां पर दी गई है, आपको बताने कि यहां पर कौन सा वर्ड आ सकता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों प्राइजलेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राइजलेस यहां पर आ जाएगा, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, यानी कि एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, ठीक है ना, समझ गए ना आप क्या साथियों यहां पर लिखा हुआ है एक तरीके से। तो अगर बात करें जो एस्किमोज का हाउस होता है ना, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, ये आइस ब्लॉक से बना हुआ होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ब्रो की अगर बात करें इसका मतलब होता है बिल, तो क्या भाई यहाँ पर तो चूहो रहता है, एस्किमो थोड़े चूहे लोग रहते हैं, ठीक है। केव की अगर बात करें, केव का मतलब होता है साथियों गुफा, तो गुफा भी नहीं कहते। डेन की अगर बात करें, डेन का मतलब भी साथियों कहीं ना कहीं गुफा ही होता है साथियों, मांद होता है, मैं कहूंगा उसको इग्लू कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपको एंटोनिम बताना है साथियों क्रिस्प का, क्या क्रिस्प की अगर बात करते हैं साथियों एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो क्रिस्प कहते नहीं भाई ये तो बड़ा क्रिस्पी है, यानी कि ये तो बड़ा कुरकुरा है, क्या है, क्रिस्पी, यानी कि ये तो बड़ा कुरकुरा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, नहीं साथियों, ठीक है। अगर टेंडर की बात करते हैं, टेंडर का मतलब होता है कोमल, यानी कि अगर कोई कुरकुरी चीज है तो क्या उसका एंटोनिम क्या कोमल हो जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल भाई कुरकुरे का विलोम कोमल ही होगा। कहते नहीं भाई कुरकुरे जो है ना वो करारे हैं, कुरकुरे हैं, लेकिन अगर कोमल होंगे, सॉफ्ट होंगे तो उनको कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो टेंडर आपका ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा क्रिस्प का। उसके बाद क्योंकि साथियों रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है, और फ्रेश का मतलब ताजा होता है, तो ये तो साथियों हो नहीं सकता आपका आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहां पर बिल्कुल करेक्ट लग रही है साथियों, मुझे बताइए।
चलिए देखिए, इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, विरासत होता है। लेकिन जब मैंने इसकी पूरी इंग्लिश देखी, स्पेलिंग देखी, तो इसमें गलती है। क्या गलती है? ये यहाँ पर ए आना चाहिए, इनहेरिटेंस होता है। उसके अलावा अगर वैरियर की बात करें, देखिए यहाँ पर अगर ओ आ जाए ना तो ये पूरी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाए। और वैरियर का मतलब क्या होता है भाई, योद्धा होता है। क्या? योद्धा होता है, ये कुछ नहीं, योद्धा होता है, जैसे कि आप हो, ठीक है। उसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके व्यंज की अगर बात करें, मान लीजिए कोई चीज मांजी जाती है ना, बर्तन मांजे जाते हैं, तो मांजना की अगर बात करें उसको इसका व्यंज कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, देखिए ये गलती है या ये गलती नहीं है, देखिए होना क्या चाहिए, SCAVE आना चाहिए, यानी अब ई आना चाहिए, यहाँ पर ए कर दिया। तो मैं कहूंगा ये तीनों स्पेलिंग गलत है। ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग साथियों बिल्कुल सही है, नौकरशाही इसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी का। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि बिग बक्स की अगर बात करें तो बिग बक्स के बारे में साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, बिग बक्स का मतलब होता है साथियों बहुत सारा पैसा। क्या? बहुत सारे पैसे को एक तरीके से कहा जाता है, बहुत सारा पैसा भाई उसके पास, तो बहुत सारा पैसा यानी कि बिग बक्स। तो अब आपको बताने के एक ऐसा ऑप्शन मुझे बताइए जिसको कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश में होगा बहुत सारा पैसा। ए बिग लॉस, ये तो नुकसान हो जाएगा। ए बिग बकेट, ये भी नहीं होगा, फंक्शन भी नहीं होगा। ए लॉट ऑफ मनी, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, बहुत सारा पैसा, ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि बिग बक्स का मीनिंग क्या होगी, ए लॉट ऑफ मनी होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर अगर बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनिम क्या हो सकता है साथियों, ठीक है ना, रेन का। चलिए रेन की अगर बात करें, इसका मतलब होता है शासन करना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है शासन करना। तो एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जिसका मतलब नहीं होता है शासन करना, मुझे बताइए। देखिए गवर्न की अगर बात करें नहीं होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस की भी अगर बात करें नहीं होगा साथियों। एल्ड की अगर बात करें, एल्ड का मतलब क्या होता है साथियों, एल्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से झुकना। तो अब कोई झुक रहा है, ठीक है, झुक रहा है या शासन करना है, तो कहीं ना कहीं एंटोनिम्स है एक दूसरे के। उसके बाद देखिए ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर। अब खाली जगह में आपको बताना है कौन सा यहां पर वर्ड आ सकता है। चलिए देखिए, ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर, ठीक है, एंड हग्ड हर। अब देखिए वो अपनी मां की तरफ दौड़ा और अपनी मां से गले लग गया। तो वो कैसे, पार्टियली, ठीक है, पार्शियली एक तरीके से दौड़ेगा, आंशिक रूप से नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा गैली यहां पर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि गैली का मतलब होता है खुशी से। तो वो अपनी मां की तरफ दौड़ा खुशी से, क्या, खुशी से वो दौड़ा और गले लग गया। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए 50 क्वेश्चन, हम लोग 50 क्वेश्चन तक आपके इंग्लिश के सवाल चलेंगे। उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन और मैथ के टॉप लेवल, और बहुत ज्यादा नहीं साथियों, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और लगभग 15 से 17 18 तकरीबन 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, और 8-10 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के, ठीक है ना। तो आप पर बहुत ज्यादा बर्डन भी मैं नहीं डालना चाहता, यानी कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, लगभग 50-55 मिनट की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं। यानी कि जो टॉपिक आपके बने हैं, जो आपके एग्जाम में बने हैं साथियों, और जहां जहां से क्वेश्चंस इस बार आप लोग देखोगे, उन सभी टॉपिक को मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर कुछ बचेगा ही नहीं जो एग्जामिनर पूछे। अरे भाई एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर वही जो पूछेगा जो अभी तक की किताबों में छपा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। एग्जामिनर वही तो पूछेगा जो अब तक उसने अपने कॉन्सेप्ट पूछे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वही तो पूछेगा। दुनिया ऊपर तो क्वेश्चन बना नहीं डालेगा, ठीक है, उसका भी दिमाग है भाई, उसकी कोई मशीन तो है नहीं कि वो अजीबो गरीब क्वेश्चंस बना दे। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूंगा, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। बस आपको एक ट्रस्ट के साथ इस चैनल से जुड़े रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। चलिए तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, द लैपटॉप दैट आई बॉट लास्ट वीक वर्क्स वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, आपको बताना है, देखिए अंडरलाइन की बात करें, अंडरलाइन यहां से यहां तक है। तो अब क्या, जो लैपटॉप लिया था, खरीदा था लास्ट वीक, वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वेरी गुड आना चाहिए यहां पर, या टू गुड यहां पर आना चाहिए, वेरी वेल आना चाहिए, वेरी नाइस आना चाहिए। मैं कहूंगा वेरी वेल आना चाहिए, यानी कि द लैपटॉप दैट आई बॉट लास्ट वीक वर्क्स वेरी वेल आना चाहिए, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यहां पर अगर बात करें साथियों, रेवा इज क्या,
ठीक है, रेवा इज वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। अब आपको बताना है गलती कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहां पर फ्रेंड नहीं आना चाहिए, यहां पर फ्रेंड्स आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, यहां पर है, क्योंकि रेवा इज वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड्स इन द क्लास, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आपके सामने आ गया है, सर्टेन टू हैपन। क्या सर्टेन टू हैपन की अगर साथियों बात करते हैं तो आपको बताने के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। सर्टेन टू हैपन यानी कि जो एक तरीके से साथियों करना ही करना हो, जो बहुत जरूरी हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अवॉइड तो आप नहीं कर सकते, जरूरी बिल्कुल इसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं, जो बहुत मतलब उसको करना ही हर हालत में है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें साथियों प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, ये भी नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों इनविटेबल का मतलब होता है कंपलसरी, इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जो आपको करना ही है, करना है हर हालत में। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, जरूरी एक अलग चीज होती है, अनिवार्य एक अलग चीज होती है साथियों। ठीक है, अनिवार्य मतलब हर हालत में करना है, तो मैं कहूंगा सर्टेन टू हैपन यानी कि कंपलसरी यानी कि इनविटेबल। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इंजॉयबल आपकी अगर बात करें ना, इंजॉयबल का आपको सिनोनिम बताने साथियों मुझे बताइए। इंजॉयबल की अगर बात करें, क्या भाई एंजॉय करना, मजे करना, मस्ती करना, तो इसका साथियों क्या सिनोनिम हो जाएगा? ब्यूटीफुल सुंदर होगा नहीं, ब्राइट चमकीला होगा साथियों, या क्लाउडी धुंधला होगा नहीं साथियों, डिलाइटफुल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंजॉयफुल का सिनोनिम आपका डिलाइटफुल हो जाएगा, डिलाइटफुल हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने जो क्वेश्चंस अब होंगे वो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके यही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, यही कॉन्सेप्ट दिखेंगे। तो अगर आपके सामने ये सवाल आ जाता है तो आप इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखिए यहां पर कहा गया है कि जैसे 149 से 68 बनाया गया है, जैसे ही यानी कि उसी प्रकार से 187 से 106 बनाया गया है, तो कहने के उसी प्रकार से साथियों 179 से कौन सा नंबर बनेगा, मुझे बताइए। इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। अब आप ये बताइए कि 149 से 68 कैसे हुआ है, जरा साथियों इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए। 149 में से अगर 68 को हम घटाते हैं तो 1 बचता है, इधर साथियों कितना आ जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी कि 81 बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको घटाएंगे साथियों 187 में से 106 को अगर घटाते हैं तो 1 बचता है, 8 बचता है, यानी कि इसका डिफरेंस भी 81 आया, इसका डिफरेंस भी साथियों 81 आया। कहने का मतलब यह है कि 149 में से 81 घटाया तो 68 आया, कहने का मतलब 187 में से 81 घटाया तो 106 आया, यानी कि 179 में से साथियों 81 घटाएंगे तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर बात करते 179 में से 81 घटाए तो साथियों 8 बचेगा और यहां पर 9 बचेगा, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 98 नंबर आ जाएगा। क्या 98 साथियों ऑप्शन में है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो एक ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना है कि जो कॉन्सेप्ट जो टाइप्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग के, उन सभी टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर देख लीजिए। चलिए साथियों देखिए यहां पर कहा गया है कि आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बताना है। अब देखिए IMM यहां पर भी है, IMM यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। हम नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन सा होगा, हम देखेंगे सबसे पहले A आया है, यानी कि A सबसे पहले आता है तो एक नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों A के बाद E है, E है, E है। ठीक है, अब इसको देख लेंगे, E के बाद A है, R है, भाई A पहले आता है, A है, D है, A पहले आता है, यानी कि साथियों ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 वाला आ गया। अब देखिए अब अगर बात करें E है, ठीक है ना, E है तो अब जाहिर सी बात है, एक सेकंड सॉरी यहां पर अगर बात करें, देखिए कंपटीशन किस में था, ये तो आपका हो गया, ये तो निपट गया साथियों, इसको हटा दीजिए। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों ये आपका IMM E है और IMM E है, ये D है और ये A है, तो A वाला पहले आएगा, उसके बाद D वाला आएगा, यानी कि अब 5 आ जाएगा और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरीके से R आ जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर आ गया, बचा क्या, 2 बचा, 2 यहाँ पर, यानी कि 135-42 कहाँ पर लिखा हुआ है, 135-42 आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कहने के प्लस का अर्थ है भाग, और प्लस का अर्थ क्या है साथियों, प्लस का अर्थ यहां पर भाग है और माइनस का अर्थ प्लस बताया गया है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या बताया गया है,
माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ साथियों गुणा है। तो आपको अब बताना यह है, देखिए अब जैसे कि यहां पर गुणा लिखा हुआ है, गुणा लिखा हुआ है, ठीक है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा किधर गया, गुणा किधर गया, गुणा का अर्थ क्या, गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, हमने बड़ा सा माइनस बना लिया, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो इसको हम साथियों प्लस बना लेंगे। और भाग है, भाग का अर्थ किधर गया, भाग का अर्थ गुणा है, तो यहां पर ये आपका गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है साथियों, प्लस का अर्थ भाग है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम साथियों भाग के रूप में बदल लेंगे। चलिए ये माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो ये प्लस बना लिया। भाग है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ गुणा है, तो ये आपका साथियों गुणा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अब अगर बात करें 22 में से 15 जाएगा तो 7 बचेगा, बिल्कुल 7 बचेगा, प्लस 9 एकम 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट में साथियों बंद हो जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए 2 + 2 भाग यहां पर आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहां पर गुणा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा गुणा में। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए साथियों कि 7 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और ये आपका भाग 4 आ जाएगा, ठीक है ना, भाग 4 आ जाए और गुणा 2 आ जाएगा। इसको अगर करेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 4 गुणा 2 आ जाएगा, कितना होता है, 8 होता है। 8 कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में है, बी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके सामने कि भेड़ का संबंध मेमने से है, तो हिरण का संबंध साथियों किससे होगा, मुझे बता दीजिए फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, क्या भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, तो हिरण के बच्चे को क्या कहा जाता है, हिरण के बच्चे को फॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, फोन कहा जाता है। इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, 243 से 162 हुआ है और 162 से कितना हुआ है, 108 हुआ है। अब आपको बताने कि 108 के बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 48 आना चाहिए और उसके बाद 32 ही आना चाहिए। देखिए अगर हम साथियों 243 की, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग यहां पर कराई गई है 1.5 से, भाग कराई गई है 1.5 से, तो यहां पर 162 है। एक बार इसको देख लेंगे, 243 भाग कितना, 1.5 यानी कि 1.5। देखिए अब पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 0 बढ़ जाएगा, 5 से अगर कट करें 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 जाएगा 43 हो जाएगा, 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 जंग 18, 3 दूना 6। बिल्कुल साथियों 1.5 से भाग की 162 आ गया। अब क्या 162 की भी अगर 1.5 से भाग करते हैं तो कितना आता है, तो क्या साथियों 108 आता है, जरा देख लीजिए। देखिए पॉइंट है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया साथियों, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 108 आ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं 108 की भाग अगर हम 1.5 से कराएं तो हमें आंसर मिल जाएगा। 0 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 5 3 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 छंग 30 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 दूना आपका कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर 72 नंबर आएगा। और 72 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो ये क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर अब आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, इसमें GZIM है और उसके बाद 4 लेटर आए हैं, HBFI आया है, तो उसके बाद यहां पर जो 4 लेटर आएंगे वो कौन कौन से 4 लेटर होंगे, और उनके बाद JFZA ही आना चाहिए और उसके बाद KHWW ही आना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, G से H हुआ है, ये G से H हुआ यानी कि यहां पर 1 बड़ा है, Z से B हुआ है, मैं कह सकता हूं कितना साथियों बड़ा है, मैं कहूंगा 2 बड़ा है यहां पर, ठीक है। तो पहले 1 बढ़ाया गया, फिर साथियों 2 बढ़ाया गया। I से F हुआ है, I होता है 9 पर, F होता है 6 पर, यानी कि 3 घटाया गया है उसके बाद, और M होता है 13 पर और ये I होता है 4 पर, यानी कि अब 4 घटा दिया गया। तो क्या यही यहां पर लगेगा, एक बार इसमें भी आप देख लें कि क्या यही लॉजिक लग रहा है। देखिए J से K हुआ है, 1 बड़ा है, J 10 पर होता है, K 11 पर होता है, F 6 पर होता है, H 8 पर होता है, 2 बड़ा, Z 26 पर होता है, W 23 पर होता है, 3 घटा, और यहां पर भी 3 घटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि H में 1 जोड़ेंगे तो हमें पहला वाला लेटर मिल जाएगा यानी कि I मिल जाएगा। B में साथियों 2 जोड़ेंगे, B में अगर 2 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है D आ जाएगा। F में अब आपको 3 घटाना है, F होता है 6 पर, 3 पर आ जाएगा C, और I में आपको साथियों 4 घटाना है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 पर होता है E। तो ID
IDCE कहां पर लिखा हुआ है? IDCE ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका पहले ही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर जवाब साथियों क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ अगर बात करते हैं क्वेश्चन की साथियों, बिंदु ए बिंदु बी के 26 मीटर दक्षिण में है। क्या कहा गया है साथियों कि बिंदु बी के, यानी कि बिंदु बी के 26 मीटर दक्षिण में कौन है? दक्षिण में साथियों ए है, ये कहां पर कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि बिंदु सी बिंदु बी के 13 मीटर उत्तर में है। तो बिंदु बी का पूरब किधर होगा? बिंदु बी का पूरब इधर हो जाएगा और ये 13 मीटर इधर को है, ठीक है। कौन है? सी है, तो सी साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि बिंदु सी जो है ना ये डी के 39 मीटर उत्तर में है, यानी कि अगर बात करें डी, मान लीजिए हमें यहीं पर तो मानना पड़ेगा, तभी तो ये साथियों डी का उत्तर होगा ये। और कितने मीटर है? 39 मीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहने के बिंदु डी बिंदु ई के, ठीक है ना, बिंदु ई के 14 मीटर पश्चिम में है। तो अगर बात करें साथियों, ठीक है, बिंदु ई को हम यहीं पर तो मानेंगे, ठीक है। बिंदु ई के क्या कहा गया? बिंदु ई के 14 मीटर पश्चिम में डी है। बिंदु ई के 14 मीटर साथियों पश्चिम में कौन है? डी है। चलिए उसके बाद कहने के बिंदु एफ जो है ना ये ई के 13 मीटर उत्तर में है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर, अगर बात करें, देखिए 13 मीटर मान लेते हैं यहां तक हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका एफ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं क्या कहा गया है? 13 मीटर उत्तर में, ठीक है। कह रहे कि बिंदु जी बिंदु एफ के 40 मीटर पश्चिम में है। एफ का 40 मीटर कहां पर होगा? एफ का 40 मीटर की अगर बात करते हैं साथियों, तकरीबन साथियों कहां तक आ जाएगा? देखिए यहां कहीं आ जाएगा, ऐसे करके मान लेते हैं साथियों जी आपका यहां हो गया, ठीक है ना। 40 मीटर है ना, तो ज्यादा है तो हो सकता है इसको पार निकल जाए, क्योंकि 13 है, ये 14 है, कम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं साथियों पश्चिम में हो गया। ये भी कह रहे हैं कि एच बिंदु जी के उत्तर में है, यानी कि बिंदु जी के उत्तर किधर होगा? बिंदु जी का उत्तर ये इधर होगा। इधर क्या है साथियों? इधर आपका एच है, तो एच यहां पर आ गया। कह रहे हैं कि बिंदु सी के पश्चिम में भी है। अच्छा क्या कहा गया है साथियों? अच्छा, यानी कि एच जो है ये जी के तो उत्तर में है, लेकिन सी के पश्चिम में, तो सी का पश्चिम भाई यही तो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गया। उसके बाद कहने के बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु एच किस दिशा में है? तो बिंदु एफ ये है, बिंदु एच ये है, ठीक है ना। बिंदु एफ यानी कि ये किस दिशा में है? तो ये ऊपर वाली दिशा होती है साथियों उत्तर, और ये दिशा होती है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में है साथियों, तो क्या आपका आंसर उत्तर पश्चिम होगा? मैं कहूंगा हाँ। उत्तर पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है? उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। उत्तर पश्चिम क्या होता है साथियों? देखिए जब ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, तो ये ऐसे में ही तो था, तो उत्तर पश्चिम ही तो हम लोग इसको कहेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? फटाफट साथियों देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखिए एक निश्चित कूट भाषा में लिखा हुआ है BOOTS को 64 लिखा जाता है, SHOES को 69 लिखा जाता है, तो हील्स को क्या लिखा जाएगा? फटाफट साथियों एक बार कमेंट करके आप लोग यहां पर मुझे बतला देंगे। देखिए अगर हम इनको जोड़े 2 15 15 30 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 और 20 T 20 पर होता है, S 19 पर होता है, क्या 64 आ रहा है? जरा देखिए, तो ये तो आपका 16 का 6 और ये आपका 4 और एक 5 हो जाएगा, ये तो 56 ही आया साथियों, ठीक है ना, 56 आया। अच्छा अगर हम साथियों इसको अपोजिट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? अगर हम इसको अपोजिट बना, जिसके बी का अपोजिट क्या होता है साथियों? वाई होता है, ठीक है ना, वाई होता है। और ओ का अपोजिट क्या होता है साथियों? एल होता है, एल आ गया यहां पर। और टी की अगर बात करें ना, टी का अपोजिट क्या होता है साथियों? टी का अपोजिट एस का एच, आई का आर, टी का जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी यहां पर आ जाएगा, जी आ गया। और एस का क्या हो जाएगा? एस का एच हो जाएगा, तो यहां पर एच आ जाएगा। अब इनको जरा देखो, ये होता है आपका 25 पर, ये होता है 15 पर। एल होता है क्या? एल होता है साथियों 15 पर नहीं 12 पर होता है, 15 पर तो ओ होता है, ठीक है ना। फिर 12 आ जाएगा, फिर आपका जी 7 पर होता है, एच 8 पर होता है। इसको जरा जोड़ो साथियों, कितना आएगा? देखो जरा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 7 27 हो जाएगा, यानी कि 27, 25 और 12 कितना होता है? देखिए 7 और 5 12 13 14 हो जाएगा, ठीक है ना।
3 4 5 6 यानी कि 64 आ गया। तो लॉजिक जो हमें समझना था, लॉजिक हम समझ चुके हैं, यानी कि ये बूट से 64 कैसे बना है, इसके अपोजिट लेटर आपको लिखना है और उनको जोड़ देना है, आपको साथियों आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, हम आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए एच का अपोजिट क्या होता है ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। एच का अपोजिट क्या होता है? एच का अपोजिट मैंने आपको बताया, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, तो यहां पर एस आ जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, देखिए एल ओ वी ई, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल और वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी। तो यहाँ पर ई का अपोजिट क्या है? वी है, तो यहाँ पर वी वी आ जाएगा। एल का अपोजिट क्या बताया? ओ बताया, ओ आ जाएगा। एस का अपोजिट क्या बताया? एच बचाया, एच बताया, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, अब एस होता है 19 पर, वी होता है 22 पर, 22 पर, ओ 15 पर होता है, एच 8 पर होता है। इसको जोड़ लो जरा साथियों, देखिए 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और 19 और 22 और साथियों 15, इसको जोड़ो जरा कितना आएगा? 9 और 2 11 और ये 16 हो जाएगा आपका। 4 5 6 7 8 यानी कि 86 आ रहा है। क्या ऑप्शन में 86 है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल 86 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी वाले में 86 है, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ नहीं सा, तो आपको सिर्फ समझना है इसको, आपको ये समझना है कि आखिर इसमें क्या, अगर बात करते हैं पहले वाले में क्या लॉजिक लगा है और इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए ये 4 से 13 हुआ है, 13 से 5 हुआ है, क्या लॉजिक लगा आखिर? उसके बाद ये 2 से 13 हुआ है और 13 से 9 हुआ है, आखिर क्या लॉजिक लगा है? तो अगर बात करें साथियों, देखिए 4 की अगर हम गुणा 2 से कराए, 4 दूना 8 और उसमें ये वाला नंबर हम जोड़ दे तो कितना हमें मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार 4 की गुणा 2 की गुणा हम 2 से कराए, क्या आ जाएगा? 2 चौक 2 की गुणा 2 ही से कराना है, इसमें 2 दूना 4 और 4 में ये संख्या जोड़ दे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो यही लॉजिक आपको बताना है। क्या यहां पर लिखा हुआ है 5 दूना 10, 10 और 9 19 होता है, यहां पर 17 लिखा हुआ है। 5 दूना 10, 10 और 9 19 होता है, यहां पर 91 लिखा हुआ है। 5 दूना 10, 10 और 9 कितना होता है? 19, 71 लिखा हुआ है। 5 दूना 10, 10 और 9 19 बिल्कुल साथियों, यानी कि ये लॉजिक लगा है ऊपर वाले में, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या है। चलिए तो बिना ऑप्शन से साथियों हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि जगह कम है, ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में लिखा हुआ है कि 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं, वे सभी केंद्र की ओर उन्मुख हैं, यानी कि मान लेते एक ये वृत्त है और 6 लोग की जगह बना ली, 1 2 3 4 5 और आपका 6। कहने के समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी, यानी कि समीर और किरण बिल्कुल आजू बाजू बैठे हुए हैं। कहने के गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है। ठीक है ना, यानी कि सुमन गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर, इसको बना लो, ये सही बनेगा। गगन मान लीजिए साथियों, गगन कहां पर है? गगन मान लीजिए साथियों यहां पर है। यानी कि गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सुमन बैठा है, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? यहां पर आपका, यहां पर सुमन बैठ गया आपका। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे किरण व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर, किरण जो है ना व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो अभी हम इसको नहीं बैठा सकते। उसके बाद इसको देखो जरा, कहा गया है कि गगन प्राण, गगन जो है ना ये प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है, यानी कि गगन बीच में है, प्राण और व्योम इसके आजू बाजू है, ये आपसे साथियों कहा गया है। ठीक है ना, गगन के दाएं, सॉरी ठीक है, गगन जो है ना, यानी कि ये जो गगन है, मान लेते हैं साथियों प्राण को हम कहां पर बैठा दे? प्राण को हम यहां पर, वैसे प्राण हो सकता हो यहां पर बैठे और जो है ना वो व्योम हो सकता हो यहां पर बैठे, लेकिन मान लीजिए प्राण यहां पर बैठा दिया, व्योम यहां पर बैठा दिया, तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई कि गगन जो है ना ये प्राण, गगन जो है ना ये प्राण और व्योम के निकटस्थ पड़ोसी, इतनी बात आपको कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या कहा गया? समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी, अभी नहीं हो पाएगा, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। यानी कि किरण व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। व्योम किधर गया? व्योम के दाएं से दूसरे पर ये आ जाएंगे, यानी कि किरण आपका यहां पर हो जाएगा। अब देखिए कहने के किरण का निकटस्थ पड़ोसी है समीर, तो जाहिर सी बात है समीर आपका यहां पर आ जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है? सुमन के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सुमन के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3 प्राण है, तो प्राण आपका क्या होगा साथियों? प्राण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें कि एक निश्चित गुट भाषा में BRANCH को क्या लिखा जाता है, DUCK लिखा जाता है। उसी प्रकार उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग CARBON को EDTEQQ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि DRIVEN को क्या लिखा जा सकता है, ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ये लॉजिक मालूम करना पड़ेगा कि आखिर यहां पर ये BRA से DUC हो कैसे क्या है। तो अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें, ये आपका कितने पर होता है BR, ये आपका साथियों 2 पर होता है, ये आपका 18 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 8 पर होता है। ठीक है, अब 2 से यहां पर देखिए ये 4 पर होता है आपका, ये U 21 पर होता है, C 3 पर होता है, Q 17 पर होता है, E 5 पर होता है, K 11 पर होता है। अब 2 से यहां पर 4 हुआ यानी कि +2 बड़ा है। उसी प्रकार 18 से यहां पर 18 से साथियों यहाँ पर कितना हुआ, 18 से यहाँ पर साथियों कितना 21 हो गया है, यानी कि कितना बड़ा है, 3 प्लस हुआ है। ठीक है, 3 प्लस हुआ है, ये 1 है, यानी कि A है, A से C हुआ है साथियों, कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। उसके बाद ये N से N 14 पर होता है, N से क्यों हुआ है, 17 हुआ है साथियों, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस फिर से 2 प्लस फिर से 3 प्लस, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी पहले 2 प्लस होगा, फिर 3 प्लस होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके होगा। तो D के 2 नंबर के बाद साथियों क्या आता है, क्या आता है भाई, F आता है, तो F आ गया। अब यहाँ पर 3 प्लस R में जब 3 प्लस करेंगे तो U आ जाएगा, I में साथियों 2 प्लस करेंगे K आ जाएगा, फिर यहाँ पर साथियों Y आ जाएगा, और फिर यहाँ पर G, और फिर यहाँ पर Q आ जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन आपको देखना है कि कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो FUKYGQ कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। अगर हमें इस पूरे को कैलकुलेट करके अगर 64 हम लाना चाहते हैं तो क्या हम भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग कर दें, या हम माइनस की जगह पर गुणा, या गुणा की जगह पर माइनस कर दें, या भाग भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग करते हैं, यानी कि क्या हो सकता है आपका राइट आंसर, मुझे बताइए। पहले हम इस वाले को फॉलो करते हैं, यानी कि भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग कर देते हैं। तो ये माइनस है, यहां पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। प्लस से हमें कोई मतलब नहीं, ये भाग है, भाग की जगह पर साथियों माइनस हो जाएगा। गुणा है, गुणा से भी हमें कोई मतलब नहीं। अब इसको कैलकुलेट करिए साथियों, अगर 64 आता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 11/8 हो गया, प्लस आपका 78 हो गया, माइनस 6 की 37 से गुणा कराएंगे, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 तियां 18, और आपका ये 22 हो जाएगा। यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करोगे और उसको इसमें से घटाओगे तो मुझे नहीं लग रहा कि यहां पर 64 आएगा, इसलिए इस ऑप्शन को रहने दीजिए, क्योंकि इससे 64 आ ही नहीं सकता। इस वाले ऑप्शन को एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार साथियों आप लोग यहां पर ट्राई कर लीजिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, माइनस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर माइनस, माइनस है तो इसको गुणा कर लो, प्लस से कोई मतलब नहीं, भाग से कोई मतलब नहीं, गुणा है, गुणा की जगह पर माइनस कर लो। अब देखिए 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, भाग 6 हो जाएगा, और माइनस 37 हो जाएगा। ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 6 कम 6, 6 3 18, और 88 13 कितने होते हैं साथियों, 8 3 11 हो जाएंगे, 9 और 1 10, यानी कि 101 में से 37 घटाइए, क्या 64 आता है, देख लेते एक बार। 101 में से अगर 37 घटाएंगे साथियों बिल्कुल 64 आएगा। तो मैं कहूंगा 64 बचा 64, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 3 ऑप्शन में तो एक सा लॉजिक लगा होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एक अलग लॉजिक लगा होगा, बताइए। अब देखिए DCFG की बात करें तो D 4 पर होता है, C 3 पर होता है, F 6 पर होता है, G 7 पर होता है। उसी प्रकार F की बात करें, F 6 पर होता है, E 5 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर होता है। इसकी बात करें साथियों H 8 पर, G 7 पर, J 10 पर, K 11 पर होता है। इसकी बात करें J 10 पर, H 8 पर, L 12 पर, और M साथियों 13 पर होता है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना साथियों, अगर हम यहां पर बात करें 4 से 3 हुआ है, यानी कि 1 घटाया गया है, ठीक है ना, 1 घटाया गया है, और यहां पर फिर से 3 प्लस कर दिया गया है, और यहां पर 1 प्लस कर दिया गया है। यहां पर अगर बात करें 1 घटाया गया है, क्या साथियों 1 घटाया गया है, और फिर से 3 प्लस कर दिया। अरे भाई 5 से 8 हुआ, 3 प्लस हुआ, और फिर से 1 प्लस कर दिया गया है, 1 प्लस कर दिया गया, यानी कि जो यहां लॉजिक लगा वही लॉजिक यहां लगा। यहां देखिए 1 घटाया गया है, 3 प्लस किया गया है, 1 प्लस किया गया, यहां भी वही लॉजिक लगा। यहां पर अगर बात करें साथियों 2 घटा दिए गए हैं, तो यहां पर 1 घटाया जा रहा था, यहां पर 2 घटा दिए गए, तो मैं
कहूंगा विषम जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। और अगर आपका आंसर भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर साथियों यहां पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, यदि TERMINATERS यानी कि टर्मिनेट्स को क्या लिखा जाता है, JNSFUTFUBO लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और एक ऐसा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आसान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट साथियों कठिन है। इस कॉन्सेप्ट का इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें क्या लॉजिक लगा है, इस बात को पता लगाना कठिन है साथियों। तो जो लॉजिक यहाँ पर कठिन होता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके एग्जाम में है। देखिए यानी कि टर्मिनेट्स को ये लेटर्स में बदला जाता है और TOWERS को XPUTSF लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मूवमेंट को साथियों क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। अगर साथियों इसको हम थोड़ा नीचे यहां पर लिख लें, क्या TER, क्या TERMI, बहुत ध्यान से देखिएगा, MINATES, ठीक है, NATES हो गया। उसी प्रकार इसको लिख ले, क्या लिखा हुआ है साथियों, JN, ध्यान रहे एक के नीचे एक ही आना चाहिए, JNSF आ गया, उसके बाद UTF आ गया, UTF आ गया, UTF के बाद क्या साथियों, UBO आ गया, UBO आ गया। अब इसको अगर आप साथियों थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखें तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे साथियों, देखिए अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो इसको 5 में बांटो, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें ये बदल गया साथियों। आप देखिए यहां पर ये T है ना, ये T से U हुआ है, T के बाद U आता है, ये E से F हुआ है, यानी कि E के बाद F आता है, और R के बाद क्या आता है साथियों, R के बाद S आता है, और M के बाद N आता है, I के बाद साथियों J आता है, और इसमें भी यही है, N के बाद O आता है, A के बाद B, T के बाद U, E के बाद F और S के बाद T। तो क्या यहां पर भी यही लॉजिक लगा है, देख लीजिए ये 6 है ना, तो 3 में बांट लीजिए, 3 में बांट लिया। टी के बाद क्या आता है, यू बिल्कुल, ओ टी के बाद ओ के बाद क्या आता है, पी बिल्कुल, डब्ल्यू के बाद क्या आता है साथों, एक्स बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहां पर साथों एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आपका क्या आ जाएगा, टी बिल्कुल, आर के बाद एस बिल्कुल, ई के बाद साथों एफ बिल्कुल। यानी कि जो लॉजिक है साथियों वो हमारी समझ में आ चुका है। अब हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को साथियों कर डालेंगे। देखिए अब मूवमेंट की अगर बात करें ना, तो मूवमेंट में को साथियों 8 लेटर है यहां पर, तो 4 में बांट लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए एम के बाद साथियों क्या आएगा, अगर बात करें एम के बाद साथियों क्या आ जाएगा, एम के बाद तो एन आता है, ठीक है। ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद साथियों आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद साथियों क्या आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा, और ई के बाद क्या आ जाएगा साथियों, एफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो यहां पर यू हो गया। एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ, और एम के बाद क्या आ जाएगा, एन। यानी कि अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ये बात आपको देखना है साथियों। देखिए यानी कि FWPN UOFN कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे मैथ के, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों मैथ के। यानी कि आपने सबसे पहले जीएस के पूरे 25 क्वेश्चन देखे, उसके बाद साथियों इंग्लिश के पूरे आपने 25 क्वेश्चन देखे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपने रीजनिंग के देखे, और अब आप लोग साथियों मैथ के बहुत शानदार क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी वीडियो डेली लें जिसमें आपका पूरा रिविजन हो जाए, संपूर्ण निचोड़ साथियों आप अगर पढ़ना चाहते हैं SSC MTS के लिए, तो मेरा मानना है ये चैनल आपको अभी तक सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं मान सकता हूं कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही साथियों सिलेक्शन है। तो अगर इसको सब्सक्राइब करोगे तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक आप पहुंच जाओगे, इतना नजदीक आप पहुंच जाओगे, इतना नजदीक आप पहुंच जाओगे कि बस आपको एग्जाम देने की देरी होगी। जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना, अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर लेना, और फुल कॉन्फिडेंस साथियों में एग्जाम देने चले जाना। ये समझ लीजिए हर एक सवाल आपका इसी क्रम से गुजरा हुआ होगा, वहीं आप लोग वो वहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए खैर, अब इस सवाल की अगर बात करें, देखिए दो क्रमागत संख्याएं इस प्रकार है कि छोटी संख्या का एक चौथाई, यानी कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। तो कहने के बड़ी संख्या क्या होगी, हम दो संख्याएं यहां पर
एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या, हम दोनों संख्या बता देंगे, छोटी संख्या भी बता देंगे और साथियों बड़ी संख्या भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर एक बात कही गई है, दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत क्या होती है साथियों? 2 और 3, मान लीजिए छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, हो सकता हो साथियों 4 5 हो, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या। क्रमागत कहा गया है ना, इसका मतलब है साथियों क्रम से मामला होगा यहां पर। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर हमें पता नहीं कि कौन कौन सी 3 4 माने या 4 5 माने, कुछ भी मान, तो आप ऐसा कर सकते हो साथियों, आप क्या मान, आप छोटी संख्या को आप छोटी संख्या को x मान लो, आप छोटी संख्या को x मान लो और आप बड़ी संख्या को क्या मान लो, x+1 मान लो, क्योंकि क्रमागत संख्याएं यहां पर कहा गया है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात साथियों आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते, कहा गया है कि छोटी संख्या का 1/4, तो छोटी संख्या का 1/4 ऐसे हमने कर लिया, या ये भी कर सकते थे x गुणा 1/4, तो बात तो वही आती, x से कम में x/4। तो छोटी संख्या का 1/4 जो है ना, उसके बाद क्या कहा गया है कि बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। तो बड़ी संख्या का 5वें भाग से कितना अधिक है साथियों? ठीक है, बड़ी संख्या के 5वें भाग से जो है ना वो 3 अधिक है। चलिए तो x+1 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या का 5वां भाग क्या हो जाएगा? ये 5वां, ये 4था भाग हो गया, पहले छोटी संख्या का 4था भाग, ये साथियों बड़ी संख्या x+1 है, तो इसका 5वां भाग से कितना 3 अधिक है कहा गया है, तो 3 अधिक कर लीजिए, इतना यहां पर बन गया है। बड़ी संख्या से 5वें भाग से 3 है, कह रहे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि x+1 की बात पूछी जा रही है। अरे भाई x का मान निकालो, इसमें से छोटी संख्या आ जाएगी आपकी। अब इसको साथियों आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए x+x/4 आ गया। यहां पर अगर बात करें x+1 प्लस 5 तियां कितना हो जाएगा, 5 तियां आपका 15 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए 5 की x से गुणा होगी तो क्या आ गया यहाँ पर 5x आ गया, और ये क्या हो जाएगा x+16 हो जाएगा। अरे भाई x+16 ही तो हो जाएगा, x+16 हो गया। अब 4 की गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 4 की गुणा 16 से करेंगे कितना आ जाएगा साथियों, 64 आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब 5x माइनस 4x आ जाएगा, बराबर के उधर 4x है तो साथियों इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कि x बराबर क्या निकला, x बराबर साथियों 64 निकला। तो बड़ी छोटी संख्या तो क्या निकल गई, 64 निकल गई। बड़ी संख्या क्या निकलेगी, x+1 यानी कि 65 निकलेगी। तो 65 आपका क्या होगा, 65 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर इस क्वेश्चन का 64 आ रहा है, 64 नहीं बल्कि 65 आ रहा है, तो 65 बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि 6%, क्या 6% प्रति वर्ष की दर से 22,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें साथियों क्या होता है, तो a माइनस p क्या होता है साथियों, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। ठीक है ना, हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहले हमसे देखिए साथियों p का मान हमें पता है, p मूलधन 22,000 है। आप a का मान निकाल दो, दोनों का डिफरेंस कर देना, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल आएगा। a बराबर 1 + r/100 की पावर t, ये वाला सूत्र लगा दो। a का मान अभी हम निकाल रहे हैं, p कितना है साथियों 22,000 है, 22,000 हो गया। 1 + r कितना है 6%, 6/100 हो गया, और पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिए ये 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 22,000 गुणा 50 से कम 50 और 3 कितना हो जाएगा 53/50 गुणा 3 लगाई ना पावर, तो 3 बार लिखना पड़ेगी इसको, 53/50 और 53/50। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो नीचे के कट गए, बिल्कुल कट गए। अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें, देखिए अब इन सब की अगर गुणा करा दें, क्या एक तो 53 गुणा 53 की अगर गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 22 गुणा 53 की गुणा कराएंगे साथियों 1,48,877 आ जाएगा। अगर हम इसकी गुणा साथियों किससे 22 से कराएं, यानी कि गुणा 22 अगर कर दे तो साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 3275, क्या 3275 294 आ जाएगा। और नीचे क्या है साथियों, नीचे 5 गुणा 5 यानी कि 125 है। तो अगर हम साथियों इसकी भाग करा दे 125, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं साथियों, अगर हम इसकी कराएं तो a का मान आपको निकल आएगा, कितना निकल आएगा साथियों 26,202.35 निकल आ जाएगा। अब p की अगर बात करें, p कितना है साथियों, p आपका 22,000 है,
ये आया है तकरीबन 26,202, ये आया है 22,000। मैंने कहा था इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करा लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास साथियों चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। तो इसमें से 22,000 घटा दीजिए, इसमें से साथियों हम 22,000 घटा देते हैं तो कितना बच रहा है 4200, यानी कि 4202 पॉइंट करके 35 आ रहा है। तो ये आपको देखना है कौन से ऑप्शन में साथियों, ये वाला 4202.35, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही है और ए में है तो ये क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कहने कि यदि एक घन का आयतन कितना दे रखा है, 4096 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, तो घन की भुजा की लंबाई आपसे यहां पर पूछी जा रही। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर बात करते हैं ना, अगर बात करते हैं साथियों घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, क्या घन के अगर आयतन के सूत्र की बात करें तो घन का, आप लोग ये ध्यान रखें, घन के आयतन की अगर बात करते हैं ना तो भुजा की जो लंबाई होती है ना, भुजा की जो लंबाई होती है इसका साथियों क्या होता है, इसका क्यूब होता है। अब घन का आयतन कितना दे रखा है साथियों, 440 यानी कि 4096 कह सकते हैं, 4096 यानी कि ये भुजा की लंबाई मान लीजिए ए मान लीजिए और ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर अगर 4096 है तो ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, घन की भुजा आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। आप सभी को पता होगा साथियों 4096 की अगर बात करें तो ये 16 का क्यूब है। क्या ये 16 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी कि ए बराबर कितना आ गया साथियों 16 आ गया। तो मैं कहूंगा 16 सेंटीमीटर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 36 के कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं, बताइए। देखिए जब 36 की अगर बात करें या किसी भी संख्या की बात करें, धनात्मक गुणनखंड कितने हो सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसको भाग कौन कौन सी संख्या कर सकता है। देखिए 1 भी इसको भाग कर सकता है, ठीक है, 2 से भी ये भाग जा सकता है पूरा, 3 से भी साथियों भाग जा सकता है, ठीक है ना, उसके बाद 4 से भी जा सकता है, 6 से भी जा सकता है, 9 चौक 36, 9 से भी, 12 3 36, 12 से भी, 18 दूना 36 और साथियों ये 36 से भी जा सकता है। तो कितने इसके धनात्मक गुणनखंड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इसके क्या कहलाएंगे, धनात्मक गुणनखंड कहलाए जाएंगे। और ये क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के बारे में साथियों अपने बारे में बताइएगा, यानी कि एमटीएस की अगर बात करते हैं, एमटीएस के लिए साथियों इस क्लास में आपने सब कुछ देखा, जो साथियों मैंने तैयार किया, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।